all on my YouTube channel. Almost all the topics which are comes under the foundation engineering, we have already completed and discussed. In last lecture, I thought uh, we study about reinforcing soil, reinforcing soil, and also discuss some important failures and concepts which is related to the reinforcing soil in case of shallow foundation. In case of shallow foundation and different application या different engineering application or different engineering application of reinforcing material such as reinforcing material जो हम लोग यूज करते हैं मोस्टली जब कभी कोई क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि रेनफोर्सिंग मटेरियल कितने फॉर्म में यूज करते हैं। तो रेनफोर्सिंग मटेरियल हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे जब ये इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे रेनफोर्सिंग मटेरियल का। तो या तो जियो सिंथेटिक रेनफोर्सिंग मटेरियल स्ट्रिप या प्लेट या सीट फॉर्म में पढ़ते हैं यूज करते हैं। मेस नेट इस तरह के ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिसके फॉर्म में हम लोग जियो टेक्सटाइल या जियो सिंथेटिक रेनफोर्सिंग मटेरियल में यूज करते हैं। तो आप कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। लास्ट क्लास में अगर देखें तो हम लोग एक जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें पढ़े थे कि इलास्टिक कॉन्टिनम से रिलेटेड या इलास्टिक इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट करने के लिए तीन मॉडल हम लोग पढ़े थे। क्या तीन मॉडल होते हैं? पहला मॉडल होता है मैकेनिकल, पहला मॉडल होता है मैकेनिकल मॉडल, दूसरा होता है मैथमेटिकल एंड थर्ड होता है न्यूमेरिकल मॉडल। तो मैकेनिकल मॉडल के अंदर पहला मेथड पढ़े थे विंकलर मॉडल, विंकलर। और विंकलर के अंदर हम लोग उसके प्रोसीजर क्या उन्होंने अप्लाई किया था, सोयल बिहेवियर, सोयल स्ट्रक्चर बिहेवियर, इंटरेक्शन बिहेवियर स्टडी करने के लिए। तो उसमें दो लिमिटेशंस भी हम लोग वहाँ पे पाए थे, लैक ऑफ कंटिन्यूटी अमंग द एक्सपेरिमेंट, सेकेंड द लीनियर रिस्पॉन्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी को इम्प्रूव करने के लिए जो विंकलर के मेथड के अंदर एराइज होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम इम्प्रूव्ड मॉडल पढ़ते थे। इम्प्रूव्ड मॉडल में पहला जो मॉडल होता है फेलोमेनको बोरेडिच मॉडल। तो फेलोमेनको बोरेडिच मॉडल के अंदर हम लोग लैक ऑफ कंटिन्यूटी जो फर्स्ट लिमिटेशन था विंकलर का उसको इम्प्रूव या मॉडिफाइड करने के लिए हम लोग फेलोमेनको बोरेडिच मॉडल यूज करते हैं। तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी एमंग द स्प्रिंग या लिमिटेशंस अगर हमें मॉडिफाई करना है, इम्प्रूव करना है, इसका मतलब ये है कि सारे जितने भी स्प्रिंग हम लोग सोयल सैंपल के अंदर इंसर्ट करते हैं उनको आपस में कनेक्ट कराना पड़ेगा। तो कनेक्ट कराते हैं इसमें थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन के थ्रू हम लोग फेलोमेनको बोरेडिच मॉडल के अंदर हम लोग कनेक्ट कराते हैं फेलोमेनको बोरेडिच मॉडल। सेकेंड जो इम्प्रूवमेंट मेथड होता है आपका हैटनी मॉडल। हैटनी मॉडल के अंदर हम लोग प्लेट या बीम यूज करते हैं, प्लेट या बीम यूज करते हैं और जितने भी स्प्रिंग्स होते हैं आपस में कनेक्ट कराने के लिए। तो इससे लैक ऑफ कंटिन्यूटी हैटनी मॉडल के अकॉर्डिंगली लैक ऑफ कंटिन्यूटी विच आर अराइजिंग इन द Winkler method is also improved with the help of plate or beam which is connect to all the springs and finally modified or improved a lack of continuity among the springs। थर्ड मॉडल था आपका फास्टर लिक। फास्टर लिक मॉडल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सॉयल का लेयर यूज करते हैं, तो शियर लेयर हम लोग बोलते हैं। तो उससे शियर लेयर के थ्रू हम लोग जितने भी स्प्रिंग सॉयल सैंपल के अंदर इंसर्ट करते हैं सेकंड लिमिटेशन को इम्प्रूव करते हैं। सेकंड लिमिटेशन था लीनियर रिस्पॉन्स ऑफ स्प्रिंग। तो अगर हम लोग सोयल की बात करें तो सोयल में कभी भी अगर देखेंगे तो लीनियर रिस्पॉन्स अगर सेम नेचर का है, एक ही होमोजीनियस मटेरियल सोयल अगर हम लोग मान के चल रहे हैं तो उस केस में अप्रोक्सीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि लीनियर रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन अगर एक लोकेलिटी में जो सोयल है अगर उसकी स्टडी करें तो होमोजीनियस तो नहीं मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट सॉइल आपस में मिक्सअप होते हैं, मिक्सअप सॉइल मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन है लोड एंड सेटलमेंट का, लोड
लोड और सेटलमेंट का जो कर्व है वह लीनियर नहीं होता है, तो नॉन लीनियर होता है। तो इसका मतलब लीनियर रिस्पॉन्स स्टडी करना है, तो हम लोग का जो स्प्रिंग हम लोग यूज किए हैं इन सोइल के अंदर इंसर्ट किए हैं, तो स्प्रिंग के अंदर तो लोड के अंडर में सेटलमेंट ये लीनियर रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन सोइल एक्चुअल में इस तरह से बिहेव नहीं करेगा। तो नॉन लीनियर रिस्पॉन्स हम लोग कैसे क्रिएट करें, उसके लिए बहुत सारे अप्रोच या मॉडल दिए गए हैं। तो पहला उसी में से पहला जो मॉडल होता है केर मॉडल। पहला जो मॉडल होता है केर मॉडल, तो ये हम लोग जो सेकंड लिमिटेशन है उसको इम्प्रूव करते हैं। सेकंड ऐसे सेकंड मेथड है, तो केयर मॉडल में के अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, जैसे इसमें भी हम लोग सीयर लेयर यूज करते हैं लेकिन बीच में यूज करते हैं। तो एक सीरीज स्प्रिंग का बिल्कुल बॉटम पे रहेगा ग्राउंड लेवल के नीचे, और फिर उसके नीचे सीयर लेयर, फिर उसके नीचे स्प्रिंग होता है। तो ये केयर मॉडल के अंदर हम लोग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे केयर मॉडल हो गया, कोंडनर मॉडल हो गया, चंद्रा मॉडल हो गया। तो ये सब ऐसे मॉडल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग जो सेकंड लिमिटेशन है विंकलर का लीनियर रिस्पॉन्स ऑफ स्प्रिंग, इसको इम्प्रूव करते हैं। तो ये सारे कंप्लीट हो गए टॉपिक है। और कभी कभी आपसे पूछ लेगा एप्लीकेशन, डिफरेंट एप्लीकेशन रिलेटेड टू द जियोसिंथेटिक जियोसिंथेटिक रेनफोर्सिंग मटेरियल। जैसे पूछेगा कि जियो टेक्सटाइल मटेरियल है, सेपरेटर की तरह कैसे यूज करेंगे। तो सेपरेटर के यूज करने के लिए सेपरेटर कैसे यूज करते हैं, अगर दो डिफरेंट टाइप के सोयल हैं, एक का बिहेवियर दूसरा है, दूसरे सोयल की बिहेवियर दूसरा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसके कॉन्टेक्ट सरफेस या इंटरफेस पे हम लोग यूज करते हैं रेनफोर्सिंग मटेरियल। रेनफोर्सिंग मटेरियल तो डिफरेंट एप्लीकेशन है ऐसे। दूसरा है फिलर मटेरियल, फिल्टर की तरह, फिल्टर मटेरियल की तरह यूज करते हैं हम लोग जियो मेम्ब्रेन यूज करते हैं फिल्टर के लिए एज फिल्टर। तो फिल्टर के लिए कहाँ का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे रिटर्निंग वॉल के पीछे बैकफिल जो होता है, तो बी फोल के आसपास हम लोग जियो मेम्ब्रेन यूज कर लेते हैं। फिर अर्दन डैम के केस में हम लोग जो कोर सेंट्रल कोर वाल होता है उसके डाउन स्ट्रीम पोर्सन है पूरा का पूरा जियो टेक्सटाइल फिल्टर की तरह हम लोग यूज करते हैं। तो लेयरिंग या स्ट्रिप मेश फॉर्म में हम लोग डाल देते हैं। तो ये सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस है रेनफोर्सिंग मटेरियल का, ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग फोकस पूरा करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। तो आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहला जो टॉपिक है, कोई टॉपिक के लेके चल रहे हैं, हम लोग पहला टॉपिक उठाए हैं रिटेनिंग वॉल। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे MCQ क्वेश्चन, जो AK2 के एग्जाम में जो अभी रिसेंट ट्रेंड है, या जो नोटिफिकेशन कर सकते हैं, जो MCQ होने वाला है। तो MCQ के अंदर आपका 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपको 1.5 घंटे का टाइम देगा, 19 मिनट का टाइम मिलेगा करने के लिए। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप 1.5 घंटे के अंदर आपको इसको ख़त्म करना है, कंप्लीट करना है जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसलिए हम लोग फोकस कर रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर अगर पढ़ लेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा, जिससे जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो भी एक तरीका से कर सकते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा, और जो डाउट होगा वो भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो MCQ क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग लेकर चलना है रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल, तो फर्स्ट क्वेश्चन है रिटेनिंग वॉल का पहला। तो बेसिक क्वेश्चन जैसे हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर रिटेनिंग वॉल हम लोग पढ़ेंगे। तो जो बेसिक क्वेश्चन है, मोस्टली बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत जगह क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो सब नहीं कर रहा है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन हमें मान के चल रहे हैं कि आप लोग को तैयार है। तो एक दो क्वेश्चन बेसिक, बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक मिलेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन उसी से बेसिक से जो और अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। तो मोस्टली इसी के अंदर ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन, ऐसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है कंटिन्यूअस से, एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम आपको पूछ लेगा, एक या दो क्वेश्चन। तो जहाँ तक मैं गेस कर पा रहा हूँ, वो क्वेश्चन तो रिटेनिंग वॉल के ऊपर रहेगा ही, रिटेनिंग वॉल के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन बोला है द कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर Ka is 1/3, then
कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर Kp इज इक्वल, तो Kp की वैल्यू पूछ रहा है, Ka की वैल्यू दिया है और Kp की वैल्यू पूछ रहा है, Kp की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो Ka की वैल्यू 1/3 है और Kp की वैल्यू आपको Kp की वैल्यू कितना है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं Ka इंटू Kp इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू 1/3 है तो Kp की वैल्यू आ जाएगा 3, तो Kp इक्वल टू सेकंड क्वेश्चन देखे तो टोटल बोलना है, टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर ड्यू टू ड्राई बैक फीलिंग ड्यू टू नो सरचार्ज नहीं लगा है, तो कोई सरचार्ज एट ए ऑफ वॉल एंड डायरेक्टली सपोर्ट। तो जो टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है कैपिटल पी, तो कैपिटल पी एच के किस पावर पे या एच पे कैसे डिपेंड करता है, किस तरह से प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखें एक्टिव अर्थ प्रेशर या पैसिव अर्थ प्रेशर का, तो इस तरह से होता है, टॉप पे 0 और बॉटम पे जो इंटेंसिटी ऑफ अर्थ प्रेशर होता है वहाँ पे होता है के गामा। अब एक्टिव अर्थ प्रेशर पढ़ रहे हैं तो यहाँ के हो जाएगा गामा इंटू एच, हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल। तो ये होता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थ प्रेशर या एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर एट द बॉटम ऑफ रिटेनिंग वॉल। तो ये हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल इज इक्वल टू कितना दिया एच बोलना। अब टोटल में बताया था, टोटल हम लोग पढ़े थे, टोटल कहाँ से लाइन ऑफ एक्शन से जाएगा, तो सीजी से पास होगा, डिस्टेंस बेस से निकालेंगे तो यह कितना आएगा h/3, तो h/3 पे ये एक्ट करता है। अब हम बता सकते टोटल अगर एक्टिव अर्थ प्रेशर या पैसिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करना है, टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हो उसका एरिया आप निकाल लीजिए, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है के ए गामा इंटू एच और हाइट कितना है एच। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एच पे टू द पावर 2 आ जाएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर। अगर मोमेंट बोलता बेंडिंग मोमेंट अबाउट द बेस, अबाउट टो, अबाउट हील, अगर इस तरह क्वेश्चन बोलता बेंडिंग मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो उस केस में होता है एच पे टू द पावर 3। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब कह रहा के ए ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इज, तो के का फार्मूला पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, तो हम लोग पढ़े थे कि अगर पैसिव अर्थ प्रेशर है तो उस केस में इंटरनल फ्रिक्शन एंगल के केस में फार्मूला पी यानी पैसिव और पी से पॉजिटिव याद रखने के लिए ट्रिक याद रखेंगे, पी से पॉजिटिव, तो 1 प्लस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाइव, तो ये हो गया। अब इसी का उल्टा कर देंगे के ए का फार्मूला, तो के ए हो जाएगा, यहाँ पी में पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस साइन फाइव, और ऊपर अगर माइनस है तो नीचे प्लस होगा, 1 प्लस साइन फाइव। तो मैच कराएंगे तो डी आंसर सही हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैचिंग का क्वेश्चन है। तो लिस्ट 1 क्या है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बता रहा या कंडीशन बता रहा, दूसरा किस तरह का प्रेशर, लिस्ट 2 है किस तरह का प्रेशर लगेगा। तो बोल रहा है कि ये मैसनरी रिटेनिंग वॉल फाउंडेड ऑन कंप्रेसिबल क्ले, सेकेंड बोल रहा प्रेशर ऑन बैक ऑफ cantilever sheet pile near the embedded end, and third बोला masonry retaining wall founded on the rock। लिस्ट 2 है एक्टिव अर्थ प्रेशर और प्रेशर एट रेस्ट, पैसिव अर्थ प्रेशर। तो अगर कंप्रेसिबल क्ले है उस केस में, ए रिटेनिंग वॉल फाउंडेड ऑन द कंप्रेसिबल क्ले,
देन द प्रेशर एक्ट अवे फ्रॉम द वैक्यूम। ये होता है अगर कंप्रेसिबल क्ले होता है तो जो प्रेशर काम करता है वो अवे फ्रॉम द वैक्यूम काम करता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा एक्टिव अर्थ प्रेशर, ए ऑप्शन हो जाएगा ए का। दूसरा बोल रहा है कि प्रेशर ऑन द बैक ऑफ कैंटिलीवर शीट पाइल वॉल नियर द एम्बेडेड एंड। तो नियर द एम्बेडेड एंड अगर देखेंगे, ये वाला जो ड्रेज लेवल के नीचे आता है वो एम्बेडेड होता है और इस पर काम करता है पैसिव। तो बी वाले पे पैसिव हो गया तो इसका 3 हो जाएगा। एंड ए मैसनरी रिटेनिंग वॉल फाउंडेड ऑन द रॉक। तो अगर कोई मैसनरी वॉल रॉक के ऊपर फाउंडेड हम लोग बनाए तो उस केस में तो स्टेशनरी कंडीशन जनरेट होता है, स्टेशनरी तो ये हो जाएगा एट रेस्ट। तो ए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन पैरामीटर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी। तो अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, एट रेस्ट, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। तो अगर मैग्नीट्यूड वाला डायग्राम हम लोग को देखना है तो मैग्नीट्यूड वाला डायग्राम हम लोग पढ़े होंगे, कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है सबसे कम वो होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर की, और यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थ प्रेशर का तो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का होता है, और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है वो पैसिव अर्थ प्रेशर का होता है, पैसिव अर्थ प्रेशर। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलना है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा पैसिव, फिर उससे कम एट रेस्ट, फिर सबसे कम एक्टिव। तो सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया है, और यह डेम सैंड है और दूसरा लूज सैंड है और प्लास्टिक क्ले है, और यह डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम उनका दिया है। उसके बेसिस पे हमें करेक्ट आंसर तक जाना है कि करेक्ट आंसर कौन होगा, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम किसके लिए सही है। तो ये क्वेश्चन है एक्चुअली ब्रेस्ड वॉल का, ये क्वेश्चन है किसका, ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इस तरह का ये आता है ब्रेस्ड वॉल के ऊपर। तो ब्रेस्ड वॉल का क्वेश्चन, द डिजाइन प्रोसीजर एडॉप्टेड फॉर द ब्रेस्ड वॉल ऑफ ए ओपन कट। तो अगर कोई स्वेल है उसकी इस तरह से हमने ओपन कट बनाए हैं अभी द हेल्प ऑफ ब्रेसिंग एंड स्टड आर स्टड, है ना, एंड विंग वॉल। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम दिया है। तो ऑन ओपन कट इन अ सेमी इंपेरिकल डिजाइन प्रोसीजर तो सेमी इंपेरिकल होता है, और उसके लिए हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने अलग अलग अप्रोच दिए थे, टरजागी, पेक, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी भी हम लोग यूज़ करते कभी कभी, टीसेबो सेबोरो टेरिस जो होता है, थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, ये थ्योरी भी हम लोग कोई यूज करते हैं। सेबो टेरिस, टेरिस तो ये सारे इन्होंने स्टडी किया था, टरजागी, पेक, सेबो टेरिस, ये इन्होंने इस अगर ओपन ब्रेस कट या ओपन ब्रेस कट के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होता है डिफरेंट सॉइल के ऊपर, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम दिया था। The pressure distribution diagram for the different kinds of soil दिए थे। The first such distribution diagram we are given by Peck in 1943। तो सबसे पहले जो ओपन कट होता है, ये ओपन कट, इसके लिए प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पेक ने 1943 में दिया था फॉर क्लेई सॉइल के लिए। सबसे पहले क्लेई सॉइल के लिए दिया
एंड बाय टरजागी एंड पेक फॉर द सैंडी सोयल। पेक ने क्लेई सोयल के लिए 1943 में दिया, फिर टरजागी और पेक मिलकर सैंड के लिए दिया। ये अब दिए थे 1948, तो 1948 ये टरजागी एंड पैक, और यह 1943 में केवल पैक ने दिया था क्ले सोयल के लिए, क्ले के लिए। और यहाँ टरजागी पैक 1948 में सैंड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम क्या होता है वो दिया था। फिर उसी के लिए सैंड के लिए ये भी हो गया, यह दूसरा सैंड है, लूज या डेंस होगा वो हम लोग देखेंगे। तो जो पहला टरजागी पैक थ्योरी होता है, टरजागी पैक ने दिया था डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम और 1948 में। तो यह जो डायग्राम है यह डेंस सैंड के लिए, डेंस सैंड के लिए। तो यहाँ पे क्या, अगर हाइट कितना ओपन कट का h है तो ट्राइपोजॉइडल शेप में और डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होता है। तो ये वैल्यू कितना है, यहाँ ये वाला वैल्यू होगा तो 0.2 इंटू एच, और नीचे वाला ये हो 0.2 इंटू एच, और बीच में बचा 0.6 एच। तो ऐड करने पे 1 आना चाहिए, तो 1 आ जाएगा, यहाँ से एच आ जाएगा। अब यह इंटेंसिटी अगर देखेंगे, इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 0.8 गामा एच के ए अगर एक्टिव प्रेशर लग रहा है। अब 0.8 गामा एच के ए, तो यह डेंस सैंड के लिए। अगर सैंड आपका लूज है तो लूज सैंड के लिए याद रखेंगे ये 0.2 सेम रहेगा, लेकिन बाकी जो बचा है रिमेनिंग पोर्शन ये 0.8 एच ये सेम होगा, ये वैल्यू होगा, थोड़ा सा चेंज है, ये लूज सैंड के लिए, ये फॉर लूज सैंड। और इंटेंसिटी सेम 0.8 गामा एच के ए। और क्वेसी सॉइल के लिए यानी क्ले के लिए डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम 0.3 एच, और यहाँ पे 0.55 एच, और ये 0.15 एच, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। और इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी की वैल्यू देखें तो गामा एच -4c होता है। इंटेंसिटी गामा एच -4c इसकी वैल्यू होता है 4c। तो यह होता है क्ले के लिए। तो डेंस सैंड के लिए सेम डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम होगा, लूज के लिए हो गया, और यह क्ले के लिए होगा। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3। तो यह आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ अर्थ प्रेशर अबव द ड्रिज लाइन बिहाइंड द कैंटिलीवर सीट पाइल। तो ये सीट पाइल का क्वेश्चन है, सीट पाइल इक्वल टू ये दिया था सीट पाइल, और ये हमारा ड्रिज लाइन। तो ड्रिज लाइन के ऊपर जो कैंटिलीवर सीट पाइल होता है, तो बिहाइंड द कैंटिलीवर सीट पाइल, एबव एंड बिहाइंड द, तो बिहाइंड ये हो गया। तो इसके पीछे बोला किस तरह का अर्थ प्रेशर जनरेट होता है, तो हम लोग पढ़े थे एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो इसका हो जाएगा आंसर ए, एक्टिव अर्थ प्रेशर। इन अर्थ retaining structure may be subjected to the following lateral pressure। तो यहाँ पे दिया है अर्थ प्रेशर, इस तरह के 3 अर्थ प्रेशर लगते हैं किसी रिटेनिंग स्ट्रक्चर के ऊपर, और बोल रहा है कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर रखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पैसिव अर्थ प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, तो कम फिर ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा ये रखना है। तो सबसे कम एक्टिव, तो तीसरा ए में भी है और डी में भी, तो ए या डी में से कोई एक सही होगा। फिर एट रेस्ट 1 आएगा, तो 1 यहाँ है, तो डी आंसर हो गया। फॉर ए सैंड हैविंग ए इंटरनल फ्रिक्शन, तो फाई की वैल्यू दिया है, फाई की वैल्यू 30 डिग्री, फाई की वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री। द रेशियो ऑफ पैसिव टू एक्टिव लेटरल अर्थ प्रेशर विल बी, तो सर के पी डिवाइड बाई के ए की वैल्यू पूछ रहा है, के पी डिवाइड बाई के ए की वैल्यू ये पूछ रहा है। इंटरनल फ्रिक्शन एंगल दिया है, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल दिया है, तो हम लोग निकालेंगे यहाँ से के ए की वैल्यू, तो 1/3 आता है, 1/3 आता है, तो 1 माइनस साइन फाइव, 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव, 1 प्लस साइन फाइव। इसको सॉल्व करेंगे, तो यह आएगा इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से के पी की वैल्यू आ गया 3 आ जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो के पी डिवाइड बाई के पूछा है, कितना आ गया 9।
तो 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। When movement of a wall under the earth pressure from backfield was prevented, the coefficient of earth pressure recorded as पॉइंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर की वैल्यू दिया है। When movement of a wall under the earth pressure from the backfield was prevented, कह रहा है कि जो मूवमेंट है किसी अर्थ प्रेशर के थ्रू रिटेनिंग वॉल का, उसको उसको क्या किया, रजिस्ट कर दिया गया है। प्रिवेंटेड, वाज प्रिवेंटेड, रजिस्ट कर दिया गया है। द कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर की वैल्यू वाज रिकॉर्डेड है। तो उस केस में कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर की वैल्यू कितना रिकॉर्ड किया है, 0.5। द रेशियो ऑफ, तो फिर पूछा द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। फिर उस केस में भी बोल रहा है कि इस केस में Kp/Ka की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, अगर पिछले क्वेश्चन में इंटरनल फ्रिक्शन एंगल दिया था तो हम लोग इजीली दोनों की वैल्यू इंटरनल फ्रिक्शन एंगल के केस में फार्मूला हम लोग जानते थे, वो अप्लाई करके आंसर यहाँ निकालिए। लेकिन इसमें इंटरनल फ्रिक्शन एंगल नहीं दिया है। तो अगर मूवमेंट प्रिवेंटेड है इस केस में when under any earth pressure the retaining wall is prevented, movement of retaining wall is prevented, then that case active earth pressure at rest is occur. It means K naught is equals to 1 minus sin phi। ये फार्मूला होता है 1 minus sin phi। 1 minus sin phi फार्मूला, और यहाँ पे कोएफिशिएंट दिया कितनी वैल्यू, उसमें हम लोग नोट कर रहे हैं 0.5। तो 0.5 इज इक्वल टू दिया है 1 माइनस साइन फाई। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा साइन फाई इक्वल टू 0.5, it means 1/2, and then phi equals to 30 डिग्री, phi equals to 30 डिग्री। अब इस केस में भी phi की वैल्यू 30 डिग्री हो गया, इसका मतलब Kp/Ka की वैल्यू क्या हो जाएगा, 9। तो डी आंसर सही होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द वॉल फ्रिक्शन ऑफ द रिटेनिंग वॉल, the wall friction of the retaining wall decrease active earth pressure but increase passive earth pressure, decrease passive earth pressure but increase active earth pressure। तो कह रहा है कि अगर फ्रिक्शन काम कर रहा है रिटेनिंग वॉल के ऊपर, इनहेंस हो रहा है या राइज हो रहा है, तो उस केस में किस पे इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन इंक्रीज होता है कौन डिक्रीज हो रहा है, ये पूछ रहा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में जब भी फ्रिक्शन वर्क करता है तो उस केस में एक्टिव वर्क प्रेशर विच आर एक्टिंग ऑन रिटेनिंग वॉल अवे फ्रॉम द बैकफील्ड इज डिक्रीजेज। जब फ्रिक्शन की वैल्यू राइज करती है, तो फ्रिक्शन अगर है ज़्यादा है तो उस केस में डिक्रीज करेगी वैल्यू एक्टिव वर्क प्रेशर का। तो अगर तो दूसरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो पैसिव वर्क प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले वाई आर वीक होल प्रोवाइडेड एट द बैक ऑफ रिटेनिंग वॉल। तो ये हम लोग पढ़े थे रिटेनिंग वॉल के इसमें वीक होल क्या होता है। तो वीक होल दो डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं रिटेनिंग वॉल के केस में, एक अलॉन्ग द लेंथ और दूसरा इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब बैकफिल जब भी लोग रिटेनिंग वॉल की डिजाइनिंग करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ द मेन एक्सटर्नल फोर्स या मेन लोड विच इज अर्थ प्रेशर। तो जो एक्सटर्नल लोड हम लोग कंसिडर करके चलते हैं डिजाइनिंग करने के लिए, वो अर्थ प्रेशर होता है। अब चूँकि बैकफिल के अंदर वाटर शिप करके चला गया है तो ये बाहर से आया है, तो हम लोग डिजाइनिंग कर रहे हैं तो वाटर को कंसिडर नहीं किए थे। तो अगर वाटर बैकफिल के अंदर आएगा तो वो भी वाटर का नेचर भी सेम वैसे ही होता है अर्थ प्रेशर की तरह। तो वाटर भी स्टेम के ऊपर लेटर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर।
अब चूंकि ये लेटरल डायरेक्शन में ये भी फोर्स लगा रहा है, दूसरा प्रेशर भी लेटरल डायरेक्शन में लगा रहा था, तो इसकी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। अब जो पहले हम लोग डिजाइनिंग किए वो कम लोड पे लेके किए, और वाटर के कारण क्या हो गया, एक्सटर्नल लोड की ज़्यादा हो गया। तो अगर हम लोग ये एक्स्ट्रा डिजाइनिंग, एक्स्ट्रा लोड लेकर डिजाइन नहीं करेंगे तो फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर वाटर बैकफिल के अंदर रहेगा, बैकफिल के अंदर रहेगा, तो उस केस में जो स्टेम है, स्टेम के डायमेंशन ज़्यादा रखना पड़ेगा। स्टेम के अंदर जो हम लोग रेनफोर्समेंट यूज किए हैं उसकी डायमीटर, नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट, ये सब इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वी फुल इसलिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि जो वाटर है वो बाहर निकल जाए बैकफिल का, उसी करके बाहर निकल जाए, जिससे एक्स्ट्रा जो डायमेंशन हम लोग बढ़ा रहे हैं या नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो ना करना पड़े, रिड्यूस करना पड़े, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर सकते हैं रिड्यूस करने के लिए हम लोग विफ फॉल प्रोवाइड करते हैं टू रिड्यूस द बिल्टअप ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट ना हो एक्स्ट्रा स्टेम के ऊपर, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग विफ फॉल प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एन एंकर्ड सीट पाइप। कह रहा कि एंकर सीट पाइल से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बोला है और उसके रेस्पेक्ट में कहना है। तो पहला कह रहा है एंकर सीट पाइल है। तो एंकर सीट पाइल केस में हम लोग पढ़े थे कि किसी एंकर टेंडन के थ्रू हम लोग जो डेड मेन होता है, डेड मेन कोई आरसीसी का स्ट्रक्चर होगा, कोई पाइल हो सकता है, उसमें क्या करते हैं, टाई कर देते हैं, तो वह एंकर सीट पाइल कहलाता है। तो अगर एंकर सीड पाइल है उस केस में फेलियर अकर ड्यू टू बल्जिंग, बल्जिंग फेलियर भी होता है। बल्जिंग यानी जैसे स्वेलिंग होती है सोयल के अंदर, उसी तरह से अगर हम लोग एंकर सीड पाइल यूज करें तो उस केस में बल्जिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो पहला स्टेटमेंट सही बता रहा। अब फेलियर अकर ड्यू टू रोटेशन, तो रोटेशन यहाँ पे होता ही नहीं, रोटेशन होने के चांस नहीं है। ओवर टर्निंग हो सकता है, स्लाइडिंग होती है, रोटेशन नहीं होता है। थर्ड बोल रहा है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये तो गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, लार्ज यील्ड इज ऑब्जर्व एबव द एंकर रॉड। तो लार्ज यील्ड इज ऑब्जर्व एबव द एंकर रॉड, तो ये एबव नहीं होता है, बिलो होता है एंकर रॉड का। तो ये स्टेटमेंट भी आपका हो गया रॉन्ग। तो लार्ज यील्ड इज ऑब्जर्व बिलो द एंकर रॉड, ये सही बोल रहा है, एंड एबव द ड्रेज लाइन, ये सही, एंड एबव द ड्रेज लाइन, तो ये स्टेटमेंट भी सही होगा। तो 1 एंड 4 सही है। तो 1 एंड 4 सी आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द यील्ड ऑफ रिटेनिंग वॉल रिक्वायर्ड टू रीच प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इन एक्टिव केस इज मोर। एक्टिव केस में मोर नहीं होता, लेस होता है एज कम्पेयर टू अदर, लेस होता है, लेस। तो ये स्टेटमेंट भी हो गया रॉन्ग। Kuhlmann graphical method is a simplified version of the more general trial wedge method। तो ये तो सही है, कुलमान ग्राफिकल मेथड होता है और इसमें वेज के ऊपर अप्लाई करते हैं। बस इसमें ये होता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन जनरेट होता है ओवरऑल, अगर वेज की इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर देखें तो वो आता है, लेकिन जो डिफरेंट फोर्सेस एक्ट करते हैं ऑन वेज वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं बन पाते हैं। तो ये तो सही है फिलहाल अभी सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट देखें, फॉर ए मेसनरी ग्रेविटी वॉल कूलम थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर इज प्रिफर्ड फॉर डिजाइन। तो ये भी सही है, कूलम थ्योरी हम लोग यूज करते हैं अगर ग्रेविटी वॉल में, और रेनकाइन मेथड वहाँ पे यूज करते हैं अगर जो कांटिलीवर की सिंपली कांटिलीवर रिटेनिंग वॉल है वहाँ पे मोस्टली हम लोग रेनकाइन थ्योरी अप्लाई करते हैं। तो दूसरा, पहला रॉन्ग हो गया, दूसरा तीसरा सही है, तो दूसरा तीसरा देखेंगे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।